आज हम बात करेंगे श्री नृपेंद्र मिश्रा सर से, जो कि श्री राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय के भी चेयरमैन हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर यहाँ पर आए थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव रहे हुए थे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव इनके साथ है और इनसे अनुभव साझा करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पे। मैं सोच रहा था कि आपसे बात कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम हो रहा है, लोगों की नज़रें वहाँ पे टिकी हुई हैं। क्योंकि जब राम मंदिर बन रहा था तो आपका चेहरा बार बार आ रहा था कि आप उस बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और अब चढ़ावे को लेकर एक विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो आपको आहत हुआ, दुख हुआ? स्वाभाविक है कि यदि किसी प्रकार का विवाद मंदिर के प्रबंधन से जुड़ जाता है तो सभी लोग जो मंदिर में कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन्हें दुख होगा। प्रबंधन अभी तो 4 वर्ष हुए, सही माने में 4 वर्ष हुए, बहुत ही यानी जीवन काल ही बहुत कुछ नहीं है, अभी तो बिगिनिंग है। चैलेंजेस नेचुरली बहुत हैं। आपने जैसा कहा, संकेत, सबसे बड़ी चुनौती है दर्शनार्थी की सुविधा और दर्शनार्थी को विश्वास हो कि मंदिर का प्रबंधन स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत किया जा रहा है। एक घटना सबसे पहले आई लगभग 2 वर्ष पहले, वह भूमि क्रय से संबंधित थी। उस समय भी ट्रस्ट की बैठकों में यह चर्चा हुई थी और ट्रस्ट ने एक 3 सदस्यीय समिति बना ली थी, जो ट्रस्ट के रेगुलर सदस्य थे, कि भविष्य में पारदर्शी भूमि क्रय करने के लिए ये समिति परामर्श देगी और तदनुसार श्री चंपत राय जी क्रय करेंगे। लेकिन वह एक तरीके से मैं कहूंगा एक वार्निंग सी थी कि यदि हम पारदर्शी नहीं रहेंगे, यदि हम अपनी जिम्मेदारी को तत्काल दर्शनार्थी को नहीं बता पाएंगे तो कहीं न कहीं कठिनाई आएगी। अब ये दूसरी चुनौती आ गई, 2 वर्ष में ही एक दूसरी चुनौती आई है, पहले से ज्यादा गंभीर है। एसआईटी बैठी हुई है, इसलिए वह 15 दिन में रिपोर्ट देंगे। तो मेरे लिए, क्योंकि एक प्रकार से मुझे एक अनुभव भी है कई वर्षों का और पदेन सदस्य हूं ट्रस्ट का और कंस्ट्रक्शन कमेटी में जुड़ा हूं, तो किसी प्रकार के सुझाव जहां एसआईटी देखेगी उनके बारे में मैं अभी तत्काल कोई सुझाव नहीं देना चाहूंगा। विशेष रूप से मेरा संकेत है कि एक सवाल बहुत इस समय सोशल मीडिया में है कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है। तो यह विषय चूंकि एसआईटी देख रही है और एसआईटी को पूरा अधिकार है कि वह अपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को ही कन्वर्ट कर दे एफआईआर में, तो वो अपना जो भी करेंगे, मेरा कोई सुझाव इस समय नहीं है, मैं प्रभावित नहीं करना चाहता। केवल एक कुछ अन्य सुझाव भी मेरे दिमाग में है, लेकिन यदि मैं अनुशासन का पालन करूं तो केवल एक सुझाव ऐसा है जो मैं आपसे साझा कर सकता हूं।
मैं समझता हूं यह जो मंदिर है अपने में सनातन धर्म का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है। हम केवल अब अयोध्या और ईस्टर्न यूपी और बिहार बेल्ट को न समझे। वो एक जमाने में कैप्टिव एरिया था, अयोध्या था, ये बात मानते हैं, जैसे वैष्णो देवी के लिए नॉर्दर्न इंडिया। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। राम मंदिर आज सनातन धर्म का एक इंटरनेशनल सिंबल है। तो यहां का प्रबंधन अन्य सभी मंदिरों से उच्चतम होना चाहिए। सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंदिर है, अब ये स्थानीय नहीं रहा, तो दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावना यहाँ से जुड़ी रहेगी। तो यहाँ का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से होना चाहिए। तो आपके हिसाब से किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं अभी के प्रबंधन में? सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। यह हम बिना समय खोए हुए तत्काल व्यवस्था कर दें। क्योंकि आप विश्वास माने, आज एक छोटे जनपद के बराबर इस 71 एकड़ में गतिविधियां हैं। 1 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं। यह सब सरल कार्य नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी है और इसके लिए तो अवश्य राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। तो थोड़ा सा हम विषय को बदलते हैं, क्योंकि राम मंदिर की बात चलिए तो राम मंदिर के पहले चरण का उद्घाटन हुआ था, बहुत भव्य हुआ था, और दूसरे चरण का भी उद्घाटन हुआ, राम दरबार वहाँ पे बना। तो अभी स्थिति क्या है? अभी राम मंदिर पूरी तरह से संपूर्ण जो संकल्पना की गई थी कंप्लीट हो गया? थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। जी, राम मंदिर पूरी तरीके से उसका निर्माण पूरा हो गया है। अब श्रद्धालु सभी स्थानों पे जा सकते हैं। जैसे कुछ, और अच्छा है कि ये बताऊं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि श्रद्धालु जाएं। भगवान के दिव्य दर्शन के बाद श्रद्धालु को परकोटा पे परिक्रमा करनी चाहिए। वह परिक्रमा जो परकोटा है वो 1.1 किलोमीटर का है। उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के सिद्धांतों पर जो बड़े बड़े संत रहे हैं भारत में, उनके म्यूरल्स ब्रॉन्ज में बने हुए हैं। उनके बारे में लिखा हुआ है। उनकी संख्या लगभग 80 है, पैनल है। उन्हें भी देख सकेंगे। थोड़ा सा जाएंगे तो राम कथा मंदिर के लोअर प्लिंथ परिक्रमा में है, उसे देखना चाहिए। जब बाहर निकलते हैं तो जो सामाजिक समरसता का संदेश है मर्यादा पुरुषोत्तम का, उस दृष्टि से 7 मंदिर बने हैं, जिसमें वशिष्ठ जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, मां शबरी माता हैं, निषाद राज हैं, अहिल्या जी हैं। तो ये 7 मंदिर हैं। उसी के साथ शेषावतार मंदिर है, और फिर थोड़ा सा एक चढ़ाई पर ऊपर पहुंचकर कुबेर टीला है, जहां शिव जी का एक बहुत पुराना मंदिर है। बहुत कम लोग यहां आते थे क्योंकि ये जंगल था। अब वो बिल्कुल साफ हो गया है, और वहां पर एक बृहद जटायु की स्थापना भी की गई है।
जो कि भगवान की दिशा में जहाँ मूर्ति है या गर्भगृह है, ऐसी व्यवस्था है जैसे वह ध्यान करके वहां पे बैठे। तो ये तो न्यूनतम निर्माण है जिनको हर श्रद्धालु को देखना है। मिलाकर इसको कुल मिलाकर लगभग 1-1.5 घंटे लगते हैं। इसके साथ यदि आप हॉर्टिकल्चर में पंचवटी में बैठना चाहते हैं तो वो सभी सुविधाएं हैं। कि ऐसे समय पर बातचीत आपसे हो रही है जब प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पूरा किया इन्होंने। और मुझे याद है जब वो दिल्ली आए थे मुख्यमंत्री के पद के बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, तो आप पहले उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहता हूँ, लगातार 12 साल तक किसी एक पद पे रहना, अब भारत जैसे विविधता वाले देश को चलाना आसान काम नहीं होता। तो आपके हिसाब से उनके अंदर कौन सी गवर्नेंस की खासियत थी जो इस चीज को मुमकिन बनाया है? 3 चीजें मैं कहूंगा, यद्यपि बहुत सारी खासियत होगी, लेकिन ये 3 चीजें उनको अन्य उसी प्रकार के नेताओं से थोड़ा भिन्न कर देती हैं। और जो आपने कहा ना 12 वर्ष, फैटीग फैक्टर नहीं है, न उन पर है न उनके सपोर्टर्स में है। तो पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री जी एज कम्युनिकेटर, मैं नहीं समझता, बहुत अच्छे देश में कम्युनिकेटर हैं, लेकिन जो उनकी कम्युनिकेशन शैली है, खास तौर से जब वह जनता से जुड़ते हैं, उस समय जो केवल शब्दों के उपयोग ही नहीं, जो उनका व्यवहार आप देखें तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, इसलिए दूसरी बात पे चलता हूं। दूसरी बात जो है वह यह है कि उनका देश के प्रति जो जुनून है वो कुछ सोचते ही नहीं है, विकास कुछ छोड़कर। आप विश्वास माने, मैंने लगभग 6 साल कार्य किया होगा, कभी भी प्रतिदिन के हिसाब से यदि मैं कहूं तो विकास को छोड़कर उन्होंने कभी कोई अन्य विषय पर चर्चा नहीं की। हमेशा विकास, हमेशा नेक्स्ट एजेंडा। वह जो था कम्युनिकेशन, जिसको उन्होंने अपने, वो जनप्रिय हैं, उन्होंने जनता में भी वही बात बताई। तो यह एक उनकी दूसरी है, जुनून है देश के लिए, वो देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। और तीसरी बात जो है, मैं थोड़ा सा धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन अब इतने वर्ष से बाहर हूं तो कर सकता हूं। तो यह है कि उनमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। हाँ, आप कभी भी किसी योजना के प्रति उनका क्या रुख होगा उसको प्री डिटरमिन नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। आप इतना तो है कि आपको पूरा विश्वास होगा, वो सुनेंगे, पक्ष विपक्ष सुनेंगे, लेकिन वो जाकर के किस छोर पर बैठेंगे यह प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, विशेष रूप से जब उन्हें विकास कार्यक्रमों का चयन करना होता है, जब उन्हें कभी कभी, लेकिन होता है, राजनीति में करना पड़ता है। यद्यपि वो बहुत ज्यादा ये सब्सिडी लेड गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहते, लेकिन अगर
कभी जनप्रिय योजना भी उनको, बहुत ही ज्यादा लुभावनी योजना भी उनको करनी है, तो अपने ढंग से उसको वो घोषित करते हैं। हमारी यह खास बातचीत आगे भी जारी रहेगी। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री नृपेंद्र मिश्रा साहब से, जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय के चेयरमैन हैं और बहुत लंबा अनुभव रखा है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ब्रेक पे जाने से पहले बताई थी और आगे भी चर्चा को जारी रखते हैं। आपके पास कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको भी चौंका दिया हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ? बहुत सारी बातें होंगी शायद, लेकिन मैं एक जो मुझ पर आप कहेंगे ये तो आपकी नेगेटिव क्वालिटी हुई, एक घटना बताता हूं। एक बैठक चल रही थी, लगभग रात के 12 बजे रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण विषय था, सभी लोग अपनी राय दे रहे थे। तो मीटिंग खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा नृपेंद्र जी आप मेरे कक्ष में आइए। तो मैंने सोचा कि शायद वो यह कहना चाहते होंगे कि जो भी निर्णय लिया जाना था वो आप लोग मन बना के आते, इसकी बजाय कि इसको उस बैठक में सभी लोग उजागर कर रहे थे, शायद यह कहें। तो मैं तैयार था इसके लिए, लेकिन किसी और चीज के लिए नहीं था। उन्होंने मुझे चौंका दिया यह पूछ करके कि नृपेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है कि आप बैठक में नहीं थे। जबकि थे? नहीं, हाँ मैं बैठा हुआ था। और कहने लगे कि मैं ऐसा 3-4 पहले की बैठकों में भी ऑब्जर्व कर चुका हूं। Now it was a very, very grave remark from a prime minister to his principal secretary. हमारे में ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है सर। कहले नहीं, उससे पहले आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वह बड़ी प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आप या तो हाँ करते हैं या ना करते हैं। आज मैं देख रहा हूं 3-4 दिनों से मुझे पता ही नहीं लगता आप हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। तो खैर बात खत्म हो गई। उनको जो संकेत देना था उन्होंने दे दिया। मुझे जो सुधार करना था वो जाहिर है मुझे करना चाहिए। तो इस प्रकार के भी रिश्ते थे उनके साथ। अब आप उनके साथ हैं नहीं, साथ में थे एक कार्यकाल तक, अब दूसरा तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। लोग कई बार पूछते हैं कि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल, तो तीनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा होता है कि कंटिन्यूटी है? देखिए, प्रशासन में कंटिन्यूटी भी होती है, खासतौर से जब लीडरशिप एक है, रूलिंग पार्टी एक है, तो थोड़ी कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी की क्राइसिस यह होती है कि नयापन, हाँ, अगर नयापन नहीं आएगा तो फैटीग फैक्टर डेवलप हो जाएगा। वह इस बात का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में चूंकि मुझे कार्य करने का अनुभव है, तो अब जो अखबारों में मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा समझने का मौका मिल जाता है कि वह किस प्रकार से नयापन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सवाल जल्दी से पूछूंगा आपसे सर, क्योंकि हम लोग बिजनेस चैनल के हैं। तो एक, इस पूरे ईरान वॉर से, वॉर तो उस क्षेत्र में था, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच था, लेकिन इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। भारत उस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था में था। क्या क्या सरकार ने, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए, अलग इशू है। मेरा सवाल है कि इससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि 1 या 2 या 3 देश पूरे विश्व के ग्लोबल अफेयर को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को स्टर कर दें,
तो इसकी संभावनाएं शायद भारत ने भी पहले नहीं सोचा था। भारत ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि होर्मुज के कारण क्या क्या कठिनाइयां होंगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर इमरजेंसी जो फ्यूल है उसके भंडारण की व्यवस्था, जो सामान्य रूप से 6 महीने की व्यवस्था लोग अब करने लगे। और एक इसमें एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप यह है कि जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है ऑयल, वही भंडारण अपना तेल लाके यहाँ रखते हैं और इमरजेंसी में रिलीज करते हैं। उसका कॉस्ट होता है लेकिन वो होता है। ऐसे गैस का है। तो जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं जिससे कि समाज की स्टेबिलिटी पे असर पड़ता है। देखिए, एक जरा सा गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। आज हमारी गांव तक गैस सिलेंडर है, उसने लाइफ को अपसेट कर दिया एकाएक। यहां स्थिति यह हो गई कि शहर में हर व्यक्ति ने एक इलेक्ट्रिकल हीटर खरीदा। नतीजा ये था कि मार्केट से वो गायब हो गया क्योंकि अवेलेबल नहीं था, इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। तो आप देखिए, एक इंडिकेटर था। तो मैं समझता हूं एक तो यह कि ग्लोबल चैलेंजेस के अनुसार इकोनॉमी के रेजिलियंस को किस तरीके से हम अपने पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा बनाएं और आइडेंटिफाई करें कि ये मेजर्स जो हैं हम करेंगे। दूसरा, मैं इस सरकार को, केंद्रीय सरकार को मैं एक तरीके से प्रशंसा मेरे मन में बहुत है कि इतने सारे विवाद थे। ये विवाद कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में थे। आप तो बहुत ही, आपको ज्ञान है इकोनॉमिक्स का भी और पॉलिटिक्स का। एक देश, हमारे संबंध अधिकांश देशों से अच्छे हैं, लेकिन आप यदि एक दिशा में जाते हैं तो दूसरी देश पर हमारे संबंधों पर असर पड़ता है। सबसे ज्यादा हमारी सॉवरेनिटी का टेस्ट होता रहता है। लेकिन जो ये डेलिकेट बैलेंस मेंटेन हुआ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, इंक्लूडिंग ट्रेड टॉक्स, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे जो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में जिस तरीके से स्टैंड लिया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्दी ऑफ प्रेज फॉर दैट। तो इसको जरूर मैं कहूंगा कि द गवर्नमेंट रोज टू दिस चैलेंज विच केम ऑन द ग्लोबल। एक आखिरी सवाल सर पूछूंगा, क्योंकि सरकार ने 2047 तक का विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, लेकिन बीच में कई सारे स्पीड ब्रेकर आ गए, जैसे एक ईरान वॉर उसमें से एक था। तो आपको लगता है कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो अब तक नहीं उठाए हैं? बड़ा लंबा कार्यकाल है 2047, खास तौर से जब आविष्कार बदल रहे हैं। किसने एआई की कल्पना की थी कि इस तरीके से इकोनॉमिक मार्केट, एम्प्लॉयमेंट मार्केट, सभी चीजों को प्रभावित करेगा। तो मैं समझता हूं कि जहां एक 2047 का ओवरऑल लक्ष्य रखना है कि हम गरीबी समाप्त हो चुकी होगी, हम डेवलप्ड नेशन के मध्य बैठेंगे, लेकिन इमीडिएट 5 साल में हम क्या अचीव करेंगे वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता उसको ही देख पाएगी। जनता यह जानना चाहती है कि उसे अगले 5 वर्ष में क्या मिल रहा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे समय निकालने के लिए। तो ये थे नृपेंद्र मिश्रा साहब, जिन्होंने पूरा लंबा अनुभव बताया और सरकार को अभी किस मोर्चे पे क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए बहुत ही कारगर सुझाव भी दिए।
थैंक यू सर।